हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आया हूँ। यानी कि आज मैं प्रैक्टिस सेट में महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा यानी कि HCF जो है पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा 2022 का जो प्रैक्टिस सेट 5 है उसमें मैं आज महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा के सवाल कराऊंगा। इससे पहले जो है मैंने लघुत्तम समापवर्तक के सवाल कराए थे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, और हाँ, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं, चाहे वो कोर्स का वीडियो डालूं, कोर्स में औसत चल रहा है, या फिर मैं प्रैक्टिस सेट डालूं, उसका नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंचे और उसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 का पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि 306, 204, 136 का मासा ज्ञात करो, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो देखिए महत्तम समापवर्तक मैंने बताया था कि भाग विधि से सबसे आसान तरीका जो है भाग विधि से है। भाग विधि से मासा ज्ञात करना सबसे ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब भाग विधि में से ही पहला सवाल करते हैं। ठीक, देखिए भाग विधि क्या अप्लाई कैसे करते हैं सभी को पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट है बाई चांस उन्होंने अभी तक नहीं किया है तो थोड़ा सा मैं समझाते हुए भी चलूँगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझाते हुए इसलिए चलता हूँ कि जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने वो चैप्टर बाई चांस नहीं पढ़ा है तो वो आसानी से उसको समझ सकें। ठीक, तो देखिए 3 संख्या दे दी है, 306, 204, 136। इनका क्या निकालना है? मासा निकालना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कोई 2 संख्या ले लेंगे। मान लो ये 2 संख्या ले लेते हैं। इसमें छोटी संख्या कौन सी है? 204, बड़ी है 306। तो छोटी संख्या यानी कि 204 से 306 में डिवाइड कर देते हैं। 306 में क्या करते हैं? डिवाइड। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 204 कम 204, 6 में से 4 गया 2 और 0, 3 में से 2 गया 1, 102 बचा। अब क्या करेंगे? अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। जब 102 शेष आ गया तो अब इस शेष से इस भागफल में डिवाइड करेंगे, यानी कि 204 में करेंगे। तो कितनी बार जाएगा? 102 दूनी 204, कट गया। ठीक है, जब 0 बचेगा लास्ट में, तो लास्ट में किस संख्या से डिवाइड करने पे 0 बचा था? 102 से। तो जिस संख्या से डिवाइड करने पे लास्ट में 0 बचेगा, फिर उसी संख्या से तीसरी संख्या को, यानी कि इस तीसरी संख्या 136 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 102 से 136 को डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। तो 6 में से 2 गया 4, 3 का 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब 34 से इसको डिवाइड करेंगे 102 को। तो 34 कम 34, 34 2 68, 34 3 चौक 12 की 2, 3 चौक 12 की 2, 3 3 9 और 1 10, 102। 34 3 बार चला जाएगा 102। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि शुरू की 2 संख्याओं में डिवाइड किया तो हमारे पास काट में 0 आ गया। तो 102 भागफल से 102 से भाग देने पर 0 आया। तब हमने 102 से तीसरी संख्या 136 में भाग किया। अब तीसरी संख्या 136 में 102 से जब भाग करेंगे फिर तो लास्ट में जो 0 आया है वो किसको भाग दे के आया? 34 को भाग दे के लास्ट में 0 आ रहा है। तो जो लास्ट में जिस संख्या से भाग देने पे 0 आएगा वही मासा होगा। तो इसलिए हमारा महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा जो है वो कितना आ गया? 34 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से भाग विधि से बहुत आसानी से जो है सवाल हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी। पहाड़े अच्छी तरह से याद होंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं को अच्छी तरह से काटना आना चाहिए, तभी आप जल्दी से जल्दी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि 3.63
3.63, 0.528 और 69.3। यानी कि अब संख्या हमें जो दी है वो पॉइंट में दे दी है, यानी कि पॉइंट की संख्याओं का हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो जब पॉइंट में संख्या देंगे, जब दशमलव में संख्या देंगे तब कैसे निकालेंगे? तो देखिए तरीका वही है, उसी भाग विधि से ही निकालेंगे, लेकिन जब मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक निकल आएगा तब पॉइंट कहाँ पर निकालना है इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा, उसी ट्रिक से लास्ट में पॉइंट लगा देंगे। ठीक, तो अब थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, हम दशमलव को भूल जाएंगे। जब भूलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर दशमलव को हम भूल जाएं तो ये 363 है, ये 528 है, ये 693 है। ठीक है, तो सबसे पहले दो संख्याओं में लेके हम भाग कर लेंगे, 363 और 528। तो 363 से 528 में डिवाइड कर लेते हैं। कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा 363, 8 में से 3 गए 5, 12 में से 6 गए 6, यहाँ 4 में से 3 गया 1, 165। अब 363 में 165 में तो भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए अब 165 से 363 में भाग देंगे। कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, 2 5 10 के 0, 2 6 12 और 13 के 3, 2 2 330, 2 बार चला जाएगा। यानी कि कितना आ गया 330, 3 का 3 आ गया, 6 में से 3 गया 3। तब अब 33 से 165 में डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 5 या 15 की 5, 5 या 15 और 1 16। यानी कि लास्ट में जो 0 आया है वो कितने से भाग देने पर आया है, 33 से भाग देने पर आया है। तो इसी 33 से अब हम तीसरी संख्या इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि 33 से भाग देंगे 693 में। ठीक है, अभी पॉइंट को भूलते हुए चलेंगे, पॉइंट लास्ट में लगाएंगे। तो 33 से जब इसको भाग करेंगे तो 33 तियां कितने हुए, 3 तियां 9, 3 तियां 9, 99 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो 2 ही बार जाएगा, 2 ही बार लेंगे। 33 दूनी 66, 9 में 6 गया 3, ये 3 ऐसे आ गया, 33 कम 33, ये कट गया। अब लास्ट में 0 कितने से भाग देने पर आया था, लास्ट में 0 33 से भाग देने पर आया था। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया, मासा कितना आ गया, मासा बराबर आ गया 33। ठीक है, मासा कितना आ गया, मासा जो आ गया हमारा कितना आ गया 33। ठीक, अब चूंकि संख्याएं हमें दशमलव में दी है तो उत्तर भी दशमलव में ही आना चाहिए। तब दशमलव कैसे लगाएंगे, देखिए लघुत्तम समापवर्तक का जो प्रैक्टिस सेट दिया था उसे आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मैंने लासा के लघुत्तम समापवर्तक के सवाल भी दशमलव की संख्याओं के निकाले थे। उसमें मैंने बताया था कि लघुत्तम समापवर्तक में दशमलव जो है सबसे कम अंक के बाद, उन संख्याओं में देखेंगे कि सबसे कम अंक के बाद दशमलव कहाँ रखा है, तो लघुत्तम समापवर्तक में सबसे अंक के वाला लगाएंगे। और महत्तम समापवर्तक में जो दशमलव लगेगा वो इन तीनों संख्या में देखेंगे सबसे ज़्यादा अंक के बाद दशमलव कितनी बार लगा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 1 अंक के बाद लगा है, यहाँ पर 1 अंक के बाद लगा है, यहाँ पे 3 अंक के बाद लगा है, यहाँ 2 के बाद। तो सबसे ज़्यादा कितने अंक के बाद लगा है, सबसे ज़्यादा 3 अंक के बाद लगा है। कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद। तो यहाँ भी जो दशमलव लगाएंगे 3 अंक के बाद लगाएंगे। तो 1 2 और 1 0 बढ़ा दो और यहाँ पर दशमलव लगा दो, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दशमलव लास्ट में लगाएंगे। अगर यही लघुत्तम समापवर्तक होता तो उसकी भी ट्रिक बताई थी मैंने कि लघुत्तम समापवर्तक में सबसे कम अंक, जितने सबसे कम अंक के बाद दशमलव संख्या में लगा है तो उतने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। जैसे अगर हमें इसका लासा निकालना होता तो दशमलव का कितने के बाद लगाते हैं, 1 के बाद लगाते हैं, क्योंकि सबसे कम 1 के बाद है। लेकिन मासा में सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा 3 के बाद है, तो 3 के बाद 1 2 3 के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि देखिए सवाल नंबर 3 में ये कुछ फैक्टर करने के लिए हमको दिए है, यानी कि इनका हम जो है फैक्टर करेंगे और उसके बाद जो है मासा निकालेंगे। जैसे 15x² + 8x - 12, 3x² + x - 2,
3x² माइनस 2x, 9x² माइनस 12x प्लस 4। ठीक है, तो ये हमें 3, 4 जो है फैक्टर करने के लिए दिए हैं, यानी कि इनका जब हम फैक्टर कर लेंगे तभी इनका मासा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर इसको कैसे करेंगे, देखिए 15 पहले ये ले लेते हैं आसान वाला, 3x² माइनस 2x, 3x² माइनस 2x। ठीक है, तो जब इसका फैक्टर करेंगे तो बिल्कुल आसान है, इसमें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 2, ये हो गया पहला फैक्टर। ठीक, अब इसका कर लेते हैं दूसरे का, 15x² प्लस 8x माइनस 12। अब इसका फैक्टर कैसे करेंगे, इसका फैक्टर कैसे करते हैं, यहाँ पर अगर x² का जो गुणांक है वो 1 से ऊपर होता है तो हम क्या करते हैं कि इस संख्या की और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का जो गुणनफल आता है उसके ऐसे टुकड़े करते हैं कि यहाँ अगर माइनस है तो घटा के ये वाली संख्या आ जाए, अगर प्लस है तो जोड़ के ये वाली संख्या आ जाए। तो सबसे पहले 15 और 12 के गुणनफल करेंगे, तो 12 पंजे 60 की 0, 12 कम 12 और 6 18, 180। यानी कि इन दोनों का गुणनफल कितना आ गया, 180 आ गया। अब 180 के ऐसे टुकड़े करो जो घटा के 8 आ जाए, तो 18 दाम 180 और 18 में से 10 गए 8। ठीक, तो यहाँ पर ये 15x² प्लस 18x माइनस 10x, यानी कि प्लस के 18x रखेंगे माइनस के 10x, प्लस के 18 में से 10 गए प्लस के 8x बचेंगे माइनस के 12। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कॉमन कितना आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा 3x कॉमन आ रहा है, तो जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ 5x, 3 पंजे 15 प्लस 3 6 18 माइनस इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 पंजे 10, बाहर माइनस है ब्रैकेट बंद करेंगे, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 6 12। पूरे में से 5x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे इंटू 3x माइनस 2। ठीक है, यह फैक्टर नंबर 2 हो गए, यानी कि ये फैक्टर 1 आ गया, ये 2 आ गए। अब तीसरा निकाल लेते हैं, ये वाला तीसरा फैक्टर क्या है, 3x² प्लस x माइनस 2। अब यहाँ भी देखिए 3 और दूनी 6 हो गए, 6 के ऐसे टुकड़े करें जो घटा के यहाँ पर 1 है, 1 आ जाए, तो 3 दूनी 6, तो 3 में से 2 गया 1, तो इसको ऐसे ही रख लेंगे, 3x² प्लस 3x माइनस 2x, 3x में से 2x गया प्लस का 1x माइनस 2, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे कितना, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन आएगा पूरा, कितना आएगा 3x। तो यहाँ जब 3x कॉमन आएगा, यहाँ x बचा प्लस 3 आ गया माइनस, नहीं सॉरी 3 क्यों आएगा, जब 3 कॉमन आ रखा है तो यहाँ पर सीधे सीधे 1 आएगा। ठीक, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, बाहर माइनस है ब्रैकेट बंद करेंगे तो प्लस हो जाएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 1 जब कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 3x माइनस 2। ये फैक्टर नंबर कौन सा आ गया, तीसरा। तो इसके निकल गए फैक्टर, इसके निकल गए, इसके निकल गए, अब इसके और निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, देखिए 9x² माइनस 12x प्लस 4। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 9 की और 4 की गुणा करेंगे, 9 चौक 36 और 36 कैसे टुकड़े करेंगे कि यहाँ प्लस का निशान है तो जोड़ के 12 आ जाए, तो 6 6 36, 6 6 12, तो ये हो गया हमारा 9x² माइनस 6x प्लस 4, यानी कि माइनस 6x कर दिया, जुड़ के माइनस के 12x हो जाएंगे। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन कितना आ गया, 3x कॉमन आ गया, तो 3 तिया 9 और x माइनस 3 दूनी 6, 3x माइनस 2, इसमें कितना कॉमन आ जाएगा, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर माइनस है अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 2 तिया 6, 3x और माइनस 2 दूनी 4। ठीक, पूरे में से कितना कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 कॉमन ले ले, क्या बचा हमारे पास 3x माइनस 2। ठीक, इसका मतलब ये फैक्टर 4 आ गए, यानी कि हमारे पास अब 4 फैक्टर हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
ठीक, अब इन चारों फैक्टर को एक साथ रखेंगे और उनका मासा निकाल लेंगे। ठीक, तो पहला फैक्टर कितना आया था, x इंटू 3x माइनस 2। दूसरा फैक्टर कितना आया था, 5x प्लस 6। 3x माइनस 2 पहले लिख लेते हैं और 5x माइनस 6 बाद में लिख लेंगे। ठीक है, नहीं सॉरी प्लस 6 है। इसके बाद तीसरा फैक्टर क्या है, 3x माइनस 2 इंटू कितना है, x प्लस 1। और चौथा फैक्टर क्या है, 3x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 2। ठीक है, अब हमने देखा कि चारों स्थानों पर किसका जोड़ा बन रहा है, x केवल ऊपर है, पहले स्थान पर है, लेकिन बाकी 3 स्थान पर नहीं है। 3x माइनस 2 चारों स्थान पर है, तो इसका तो जोड़ा बन गया। अच्छा, चारों स्थान पर है तो इसका तो जोड़ा बन गया। 5x प्लस 6 केवल एक ही स्थान पर है, ये भी x प्लस 1 भी एक ही स्थान पर है, 3x माइनस 2 भी एक ही स्थान पर है। केवल 3x माइनस 2 एक ऐसी संख्या चर राशि है जो चारों स्थान पर है, इसलिए मासा कितना हो जाएगा, इसलिए मासा बराबर हो जाएगा 3x माइनस 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये अलजेब्रा का सवाल है, लेकिन यहाँ पर अलजेब्रा का सवाल जो है फैक्टर करके हमको मासा निकालने के लिए दे दिया। ठीक है, तो इस जब भी आप लोगों ने 6th 7th 8th 9th 10th में फैक्टर खूब पढ़े होंगे। ठीक है, तो फैक्टर करना बहुत आसान है, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे और आसानी से जो है महत्तम समापवर्तक आराम से निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, हमको भिन्न दे रखी है। क्या दे रखी है, भिन्न, यानी कि भिन्नों का मासा निकालना है। तो भिन्नों का मासा निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला जो है मैंने इससे पिछले प्रैक्टिस सेट जो कराया था, जिसमें भिन्नों का लासा मैंने ज्ञात करवाया था, उसमें फार्मूला बताया था और समझाया भी था कि जब भिन्नों का लासा निकालेंगे तब क्या क्या फार्मूला लगेगा, और भिन्नों का मासा निकालेंगे तब क्या फार्मूला लगेगा। तो उसमें मैंने बताया था कि भिन्नों का मासा बराबर है, मैंने ये बताया था उस वीडियो में कि जब लासा निकालेंगे तो अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा। जो चीज़ पूछी जाएगी वो अंश की निकालेंगे, जो नहीं पूछी जाएगी वो हर की निकालेंगे। तो यहाँ कौन सी चीज़ पूछी गई है, लासा मासा में से। लासा मासा में से अगर मासा पूछा है तो अंश का मासा निकालेंगे। ठीक है, तो अंशों का मासा बटे, और जो बच गया, क्या बच गया, लासा बचा, तो हरों का लासा निकाल लेंगे, हरों का लासा। ठीक है, अब अंश में कौन कौन सी संख्याएं आ रही है, अंश में हमारी आ रही है 2, 8, 10, 32, इनका मासा निकालना है। देखिए, एक मैं ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी संख्या किसी एक संख्या के मल्टीपल, जैसे यहाँ पर 4 संख्याएं दी हैं, अब एक ही संख्या की मल्टीपल दे रखी हैं, जैसे 2 का मल्टीपल 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 सोलम 32, यानी कि सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है और बची हुई जो 3 संख्या हैं वो 2 का मल्टीपल ही है। तब जो मासा निकालने के लिए हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगा। जो सबसे छोटी संख्या होगी, जिसके और संख्याएं जो उसके मल्टीपल हैं, तो ये जो सबसे छोटी संख्या होगी यही हमारा मासा हो जाएगी। तो ये मासा, इसका अंशों का मासा कितना आ गया, हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, हरों का लासा। अब हरों का, इनका लासा निकालना है, किसका, 3 का, 9 का, 27 का और 81 का। अब यहाँ पर भी यही बात ध्यान देख रहे हैं कि हमने देखा कि सबसे छोटी संख्या 3 है और बाकी संख्या 3 के मल्टीपल हैं। 3 तिया 9, 3 निम 27, 3 27 सब 81, यानी कि 3 से सारी संख्याएं कट रही हैं, यानी कि 3 के सब मल्टीपल हैं। तो जब इस तरीके से संख्याएं दी हों कि एक संख्या के बाकी संख्याएं किसी एक संख्या की मल्टीपल हों, तो जो है सबसे छोटी संख्या, लेकिन यहाँ पर चूंकि लासा निकालना है तो लासा में सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी कौन सी है, 81। तो सबसे बड़ी संख्या
निकालने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी संख्या लासा होगी। और अगर मासा निकालना है तो सबसे छोटी संख्या उसकी मासा होगी। लेकिन कब? जब जो संख्याएं दी होंगी वो किसी एक संख्या के मल्टीपल होंगे, एक संख्या के मल्टीपल होंगे, तब हम बिना ज्ञात करे, बिना निकाले डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। उनमें सबसे छोटी संख्या मासा और सबसे बड़ी संख्या लासा होगी। ठीक, तो इसमें लासा कितनी हो गई? सबसे बड़ी 81। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जब भी सवाल सामने आए तो सबसे पहले यही देख लेंगे किसी एक संख्या के मल्टीपल तो नहीं दे रखे हैं। अगर मल्टीपल है तो निकालने की जरूरत नहीं है, मासा सबसे छोटी संख्या को ले लेंगे और लासा सबसे बड़ी संख्या को ले लेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं 5वां सवाल। ठीक, 5वां सवाल क्या है? हमको चर राशियाँ दे रखी हैं, संख्याएँ भी दे रखी हैं उसकी गुणा में, और घातों में चर राशियाँ दे रखी हैं। तो इनका मैंने जब लासा निकलवाया था प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में, तो वहाँ भी मैंने तरीका बताया था, शॉर्ट तरीका बताया था कि अगर ऐसा सवाल आ जाए घातों वाला, तो उसमें सबसे पहले जो संख्याएं होंगी उनका लासा अगर निकालना है तो लासा निकाल देंगे, मासा निकालना है तो मासा निकाल देंगे, और उसके बाद अगर लासा निकालना है तो सबसे बड़ी घात ले लेंगे, और मासा निकालना है तो सबसे छोटी घात वाली संख्या चर राशि लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6, 8 और 12 का मासा निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? भाग विधि से निकाल लेंगे। 6 को 8 से डिवाइड करेंगे, 6 से 8 को डिवाइड करेंगे, 6 कम 6, 8 में 6 गया 2, फिर 6 को भाग देंगे, 2 तिया 6 कट गया। ठीक है, अब इस 2 से किसको भाग करेंगे? जो तीसरी संख्या बची कौन सी? 12। तो जब 2 से 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 6 12 कट गया। तो लास्ट में कितनी कौन सी संख्या बची? 2। इसका मतलब मासा कितना हो गया? मासा हो गया हमारा 2। केवल अभी संख्याओं में 2 आया, अभी ये बचा है। अब इन घातों में देखेंगे कि सबसे, चूंकि मासा निकाल रहे हैं तो सबसे छोटी घात देखेंगे। सबसे पहले x में देख लेते हैं। x में हमारी सबसे छोटी घात कौन सी है? देखो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो सबसे छोटी घात कौन सी है? यही है, तो x ले लेंगे। ठीक, अब y में देखेंगे सबसे छोटी कौन सी है? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो सबसे छोटी 2 हो गई, तो यहाँ 2 स्क्वायर ले लेंगे। अब z में देखेंगे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो सबसे छोटी कौन सी हो गई? z। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से घात वाला सवाल देंगे तो पहले संख्याओं का, अगर लासा पूछा है तो लासा निकाल लेंगे, मासा पूछा है तो मासा निकाल लेंगे। उसके बाद फिर घात में देखेंगे, अगर लासा निकालना है तो सबसे बड़ी घात लेंगे, और मासा निकालना है तो सबसे छोटी घात वाली चर राशियाँ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 6 और 7। ठीक है, छठा सवाल घात में ही दे रखा है, लेकिन इससे पहले वाला भी घात में दे रखा था। बस इतना अंतर था कि उसमें संख्याएं और चर राशियाँ दी थी, चर राशियों पर घात दी थी। यहाँ पर केवल नंबर दे रखे हैं, संख्याएं दे रखी हैं, उस पर घात दे लगा रखी है। लेकिन नियम एक ही रहेगा, चाहे चर राशियों पर घात लगी हो, चाहे संख्याओं पर घात लगी हो। यहाँ भी वही नियम रहेगा कि अगर मासा निकालना है तो सबसे छोटी घात, और लासा निकालना है तो सबसे बड़ी घात। तो हमको निकालना है कि क्या? मासा। तो मासा में सबसे पहले हम 2 देखेंगे। 2 पे सबसे छोटी घात कौन सी होगी? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है। तो सबसे छोटी घात कौन सी हुई? सबसे छोटी घात हमारी ये हुई। तो इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर गुणे। अब 3 पे देख लेंगे, लेकिन एक चीज़ और है, ध्यान में रखेंगे कि वो संख्या अगर 3 जगह संख्या दे रखी, 1 2 3, वो संख्या तीनों जगह होनी भी चाहिए। घात भी छोटी होनी चाहिए और तीनों जगह वो संख्या होनी चाहिए। अगर तीन जगह संख्या दी है तो तीनों जगह होनी चाहिए, 4 जगह दी है तो चारों जगह होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, और उनमें सबसे छोटी घात कौन सी हो गई? सबसे छोटी ये हो गई। ठीक, अब यहाँ 3 देखेंगे, हमने देखा 3 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको छोड़ ही देंगे। अब 5 देखेंगे, 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। 7 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो बाकी सब कुछ छूट जाएगा। केवल इसका मतलब जो है मासा क्या आएगा? केवल 2 का स्क्वायर ही मासा आएगा, 2 दूनी 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्या शर्त है?
कि तो तीन जितनी संख्या दे रखी है सब जगह वो संख्या होनी चाहिए, और दूसरा सबसे छोटी घात वाली संख्या लेंगे, उनमें से जो सबसे छोटी घात होगी उसको लेंगे। ठीक, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है कि 15 से 87 तक सभी अभाज्य संख्याओं का मासा निकालिए। अब आप लोग कहेंगे कि ये 15 से 87 तक तो बहुत अभाज्य संख्या होंगी, सबको लिखना पड़ेगा, फिर उनका भाग देंगे, फिर मासा निकालेंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 15 से 87 तक हम केवल अभाज्य संख्या ही तो लिखेंगे। अभाज्य संख्या वो जो केवल अपने आप से विभाजित हो या एक से विभाजित हो। ठीक है, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो 15 से 87 तक जब अभाज्य संख्या लिखेंगे तो वो अभाज्य संख्याओं का तो समूह होगा पूरी, उसमें सारी अभाज्य संख्याएं तो होंगी। तो एक नियम याद रखेंगे कि सभी अभाज्य संख्याएं जितनी भी होंगी, जो भी समूह होगा अभाज्य संख्याओं का, उनका मासा जो होता है वो सदैव जो है 1 होता है। तो उसे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के समूह का मासा सदैव 1 होता है। ये नियम है, 1 होता है। इसलिए यहाँ पर 15 से 87 तक अभाज्य संख्याएं लिखेंगे तो अभाज्य संख्याओं का ही समूह बनेगा वो, तो उस समूह का मासा कितना हो जाएगा, इसलिए मासा बराबर हो जाएगा यहाँ 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 8वां सवाल। ठीक, 8वां सवाल क्या कह रहा है कि 26 और 182 यानी दो संख्याएं हैं, 26 और 182 का लासा लघुत्तम समावर्त 338 है। तो इन संख्याओं का मासा पूछा है, यानी कि 26 और 182 का लासा 338 है, तो 26 और 182 का मासा हमें से पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें वो फार्मूला लगेगा कि मासा गुणा लासा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, पहली संख्या, यहाँ पर दो संख्या हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। जब भी दो संख्याएं दी हो, उन दोनों संख्याओं का मासा दिया हो, लासा पूछा हो, तब भी यही फार्मूला लगेगा, और अगर मासा दिया है, लासा पूछा है, तब भी यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई, अब हमसे पूछा क्या है, मासा पूछा है, तो मासा निकाल लेंगे। इसलिए मासा बराबर हो जाएगा ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे ये लासा नीचे आ जाएगा। या फिर इस तरीके से याद रख लेंगे, जब भी मासा पूछेंगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में लासा से डिवाइड करेंगे, और लासा पूछेंगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में मासा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक, तो इसलिए मासा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो मासा बराबर आ जाएगा पहली संख्या 26 गुणा 182 बटे लासा कितना है, लासा 338। इसको काट लेते हैं, कितने से कटेगा, इसे काट लेते हैं 30, पहले 4 से काट, 4 7 28, 4 8 32, 4 से नहीं कटेगा, पहले 2 से काट लेते हैं। चलो 2 कम 2, 2 6 12, 2 कम 2, 2 6 12, 2 निम 18, 2 13 26, 13 कम 13, 13 13 169, 13 से इसको काटेंगे, 13 कम 13 5 बचे, 13 चौक 52, यानी कि 14 आंसर आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल हलवा सवाल था, आप लोग अच्छी तरह से फार्मूला भी जानते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आसानी से हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 9। ठीक है, नवा सवाल क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः लंबाई 204 मीटर, चौड़ाई 144 मीटर और ऊंचाई 120 मीटर है कमरे की। ठीक है, उस फीते की अधिकतम लंबाई क्या होगी, यानी कोई फीता हमें निकालना है
कितना लंबा फीता चाहिए ये हमसे पूछा है, जिससे उस फीते से अधिक हमें कितना लंबा फीता चाहिए जिससे हम उस कमरे की आयाम अच्छी तरह से नाप सकें, हर आयाम को, यानी कि लंबाई को उसी फीते से हम लंबाई भी नाप सकें, उसी फीते से चौड़ाई भी नाप सकें, उसी फीते से ऊंचाई भी नाप सकें। तो ऐसे कितने लंबे फीते की हमको अधिकतम ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए कई बच्चे जो हैं ये सोचते हैं कि इस तरीके के जब सवाल आता है तो उसमें हमें लासा कैसे पहचाने कि हम इसमें लासा निकालना है या मासा निकालना है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए लासा और मासा निकालने की इसमें पहचान सकते हैं आसानी से। कैसे कि जब मासा निकालने के लिए कहेगा तब जो है हमसे अधिकतम नहीं पूछेगा, न्यूनतम लंबाई पूछेगा। क्या पूछेगा? न्यूनतम लंबाई। और मासा के लिए अधिकतम लंबाई पूछेगा। दूसरी बात यह है कि जब लासा के लिए कहेगा तो हमें जो है भाग देने वाली संख्याएं देगा और हमसे पूछेगा वो संख्या जिसमें भाग देनी है, और भाग देने वाली जो है संख्या हमको दी जाएंगी। लेकिन जब हमसे मासा निकालने के लिए कहा जाएगा तो हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी जिससे भाग इन दी गई संख्याओं में, यानी कि भाग दी हुई संख्याओं में जो है दिया जा सके, यानी कि वो एक संख्या अधिकतम निकालनी है जिससे हम इन दी गई संख्याओं को भाग दे सकें। तो बस यही दो अंतर है कि जिससे हम पहचान लेते हैं कि इसका लासा निकालना है या मासा निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमसे एक वो अधिकतम लंबाई वो पूछी है जिसे निकालने पर जो इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी, यानी कि भाग देने वाली संख्या हमको दे रखी है और जिससे भाग देना है वो निकालनी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें वो एक संख्या निकालनी है जो इन तीनों को विभाजित कर सके। दूसरी, यहाँ अधिकतम पूछा है इसलिए यहाँ पर संख्याओं का मासा निकालना है, ना कि लासा। ठीक, तो अधिकतम लंबाई का फीता कैसे निकालेंगे? ये जितनी लंबाइयाँ दे रखी हैं कमरे की, इन चौड़ाइयाँ और ऊंचाइयाँ, इनका मासा निकाल लेंगे। जो मासा आएगा वही जो है अधिकतम फीते की लंबाई होगी। ठीक, तो मासा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दो संख्या लेंगे, जैसे ये दे रखी है 204, 144 और तीसरी संख्या क्या है 120। तो सबसे पहले हम इन दो को ले लेते हैं भाग विधि से। 144 का 204 में डिवाइड करते हैं तो 144 कम 144, 4 में 4 गया 10 में 4 गया 6, 60 आ गया। फिर 60 से 144 को भाग दे देंगे, 7 दूनी 20, 7 दूनी 120, 4 2 24, 24 का 60 में डिवाइड कर देंगे, 24 दिया 24 दूनी 48, तो यहाँ बचे 12, फिर 12 का 24 में डिवाइड कर देंगे तो 12 दूनी 24 कट गया। यानी कि लास्ट संख्या कितनी आई? 12 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है। अब जो लास्ट में जिससे डिवाइड करने पे लास्ट संख्या जो जिससे डिवाइड करने पे 0 आता है, फिर उससे बची हुई संख्या में डिवाइड करेंगे। तो अब 12 का डिवाइड किस में करेंगे? 120 में। तो 12 धाम 120 हो गया, सीधे सीधे कट ही रहा है। तो इसका मतलब लास्ट में जो संख्या कौन सी बची? 12 बची, जिससे डिवाइड करने पे 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मासा हमारा कितना आ गया? हमारा 12 आ गया। और जब मासा 12 आ गया तो उस फीते की लंबाई अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 12 मीटर होनी चाहिए। इसलिए अधिकतम लंबाई के फीते की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 12 मीटर। यानी अगर 12 मीटर लंबा फीता है तो उससे हम कमरे की लंबाई भी आसानी से नाप देंगे, चौड़ाई भी आसानी से नाप देंगे और ऊंचाई भी आसानी से नाप देंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि 3 टैंकर है हमारे पास। कितने टैंकर हैं? 3 टैंकर हैं, जिसमें 78 लीटर पानी है, 117 लीटर पानी है और 195 लीटर पानी है। यानी कि हमारे पास ये 3 टैंकर हैं। ठीक है, जिसमें कितना है? एक में 78 लीटर पानी है, दूसरे में 117 लीटर पानी है और तीसरे में 195 लीटर पानी है। ठीक है,
उस कंटेनर की अधिकतम क्षमता बताओ, यानी कंटेनर ये नापने वाला बर्तन, उस कंटेनर की अधिकतम क्षमता बताओ जो इन तीनों टैंकरों के पानी को प्रत्येक बार नाप सकता है। यानी कि प्रत्येक बार नापने का मतलब है कि जब नापें तो पूरा जाए, पूरा वो है कंटेनर भरा हुआ जाए। ऐसा नहीं है कि हम मान लो 7 इसका जब इसको नापे तो लास्ट में आधा कंटेनर बचे तो आधे से हम नाप रहे हैं कि अरे ये तो आधा पानी है। जितनी बार भी नापे तो वो पूरा कंटेनर भरा हुआ है। तो ऐसे अधिकतम क्षमता वाला कंटेनर किस नाप का होना चाहिए, यानी कि उसकी नाप जो है इन तीनों को नापों को पूरा विभाजित करना चाहिए। उस नाप को, इन तीनों नापों को पूरा विभाजित करना चाहिए। ऐसी अधिकतम माप वाला क्या होगी वो पूछी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन तीनों जो मापें दे रखी हैं, इन तीनों का जो है क्या निकालते हैं, महत्तम समावर्तक निकालते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम इन तीनों का मासा निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 को ले लेते हैं, 78 और 117 को। तो 78 से 117 में डिवाइड करेंगे। कितनी बार चला है, 2 × 16 15, ज़्यादा बार चला जाएगा, एक ही बार जाएगा। 17 में से 8 गए 9, 10 में से 7 गए 3, 39। फिर 78 में डिवाइड कर देंगे, 39 दूनी 2 3 18 गया और 2 3 6 1 7 कट गया। तो अब 39 से क्या करेंगे, तीसरी संख्या कौन सी, 195। तो 39 से 195 को डिवाइड कर देंगे। कितनी बार, 5 में 45 की बार, 5 15 4, 5 बार चला जाएगा, पूरा कट गया। तो लास्ट में क्या संख्या आई, 39। इसका मतलब यह है कि मासा कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। और जो मासा होगा वही जो है अधिकतम क्षमता है। इसलिए अधिकतम क्षमता वाले कंटेनर की माप कितनी आ जाएगी, जो ये मासा होगा वही माप होगी, यानी कि 39 लीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 39 लीटर का एक माप वाला कंटेनर होना चाहिए जिससे हम तीनों टैंकरों के पानी को पूरा आसानी से नाप सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं 11वां सवाल। ठीक है, 11वां सवाल क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसके द्वारा जब हम 1657 को डिवाइड करें या 2037 को डिवाइड करें तो शेष क्रमशः 6 और 5 बचे। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिससे जब हम 1657 को डिवाइड करें तो 6 शेष बचे और 2037 को डिवाइड करें तो 5 शेष बचे। तो यहाँ भी चूंकि देखिए यहाँ भाग देने वाली संख्या दी है, भाग देने वाली संख्या जिसमें भाग दिया जाएगा वो संख्याएं 2 हमको दी हैं और वो संख्या हमसे पूछी है जिससे भाग देना है और बड़ी से बड़ी पूछी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मासा निकलेगा, महत्तम समावर्तक निकलेगा। अब चूंकि यहाँ पर हमको शेष उस संख्या से भाग दे, इसको देंगे तो 6 शेष बच रहा है और इसको देंगे 1657 में भाग देंगे तो 6 शेष बच रहा है और 2037 में भाग देंगे तो 5 शेष बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन शेषों को पहले इन संख्याओं से घटा लेंगे, जो संख्याएं आएंगी उनका महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे, जो मासा आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये शेष घटा लेंगे। पहली संख्या क्या है, 1657। उस संख्या से जब 1657 में भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है, 6। तो ये 6 घटाकर कितना आ गया, 7 में से 6 गया 1 और 1651 आ गया। अब 2000 उस संख्या से 2037 में भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है। तो 2037 में से भी हम क्या 5 घटा लेंगे तो कितना, 7 में से 5 गया 2 और 2032 आ गया। ठीक, अब घटाने के बाद जो हमको संख्याएं मिलेंगी ये 2, इनका हम महत्तम समावर्तक मासा निकाल लेंगे। तो जो मासा आएगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो इन संख्याओं को डिवाइड करने पर, उस संख्या से डिवाइड करने पर 6 और 5 शेष बचेंगे। ठीक, तो उनका मासा कैसे निकालेंगे, जो छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, जो छोटी होगी उससे इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 1651 से डिवाइड करेंगे 2032 में, कितनी बार चला जाएगा,
16 दूनी 32, ज़्यादा हो जाएंगे, एक ही बार जाएगा तो 1651 हो गया। 2 में से गया 1, 13 में से 5 गया 8, यहाँ कितने बचे 3, 9 में 6 यहाँ बचे 9, 9 में 6 गया 3। ठीक, अब 381 से डिवाइड करेंगे 1651 में, कितनी बार जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 8 32 की 2, 4 3 12 और 3 15, 4 बार चला जाएगा। 4 बार लेंगे, 4 एकम 4, 4 8 32 की 2, 4 3 12 और 3 15, 11 में से 4 गया 7, यहाँ 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 5 गया 1, 127 आ गया। अब 127 का 381 में डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाए 3 बार, 3 7 21 की 1, 3 दूनी 6, 2 8, 3 कम 3, 3 बार चला जाएगा, 381 कट गया। तो इसका मतलब लास्ट में कितनी संख्या आई 127 आई लास्ट में, उसके बाद 0 आया, तो यही जो लास्ट वाली संख्या यानी कि 127 जो होगी वही इसका मासा होगी। अब जो मासा होगी वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या बराबर कितनी आ गई 127 आ गई, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी 127 से जब हम 1657 में भाग देंगे तो 6 शेष आएगा और 2037 में भाग देंगे तो 5 शेष आएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया 127। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 12 पे। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 12वां सवाल। ठीक है, 12वां सवाल क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, बताओ वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 3 संख्या है 121, 342 और 415, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिससे अगर हम इन 3 संख्याओं 121 में, 342 में और 415 में भाग दें तो क्रमशः 121 में भाग देने पे 10 शेष बचे, 342 में भाग देने पे 9 शेष बचे और 415 में भाग देने पर 8 शेष बचे। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो सिंपल है, मासा यानी कि महत्तम समावर्तक ही निकालना है तीनों संख्याओं का। लेकिन कैसे, ये सवाल बिल्कुल 11वें की तरह ही है, बस उसमें 2 संख्याएं दे रखी थी, यहाँ पर 3 संख्या हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन सबसे पहले इन तीनों संख्याओं से जो शेष बच रहे हैं उन्हें घटा लेंगे और जो घटाने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका मासा निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो सबसे पहले 121 में भाग देने पे कितना शेष बच रहा है 10, तो यानी कि 121 में से हम 10 घटाएंगे तो 111 बचा। दूसरी है 342 में भाग देने पे 9 बच रहा है, तो 342 में से हम 9 घटा लेंगे, कितना बचेगा 12 में से 9 गया 3, यहाँ बचे हमारे पास 33। ठीक है, और तीसरी संख्या क्या है 415, 415 में भाग देने पर कितना बच रहा है 8, तो यहाँ 8 घटा लेंगे तो 15 में से 8 गए 7 बचेगा, यहाँ 40। ठीक है, तो 3 संख्या हमारे पास जो है ये आ गई। ठीक है, अब इनका मासा निकाल लेंगे, वही आंसर होगा, वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले मैं इस 111 और से ये 2 संख्या ले लेता हूँ, 111 333, तो 111 333, ये तो एक ही बार में कट गया। तो जिस संख्या से भाग देने पे 0 आ जाता है, फिर उसी संख्या से जो तीसरी संख्या को भाग देंगे अब 407 को, यानी कि 111 से 407 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 444 हो जाएगा, ज़्यादा 3 बार ही देंगे 333, 7 में से 3 गया 4, 10 में से 3 गया 7। अब 74 से 111 को डिवाइड करेंगे, 74 एकम 74, 11 में से 4 गया 7, यहाँ 10 में 7 गया 3, 37 आ गया। 74 को डिवाइड करेंगे तो 37 दूनी 2 7 14 की 4, 2 3 6 1 7 कट गया। तो लास्ट में कितनी संख्या आई 37, लास्ट में 37 आया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। मासा बराबर 37 आ गया। जब मासा 37 आ गया तो इसका मतलब ये होगा जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो मासा ही होगी, जो मासा निकालेंगे, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 37, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 37 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 13 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 क्या है कि एक 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा एक कमरा है। एक 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा एक कमरा है। तो उस कमरे के फर्श पर, उस कमरे के, जब देखिए कमरे की लंबाई
20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर दे रखी है। इसका मतलब कमरे की जो फर्श की लंबाई वो भी 20 मीटर होगी और चौड़ाई भी उस फर्श की 15 मीटर ही होगी। ठीक, तो उसी फर्श पर पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या का मतलब कोई टाइल तोड़ के नहीं लगाई जाएगी, पूरी पूरी टाइल फिट बैठे। एक टाइल जिस उस नाप की टाइल बतानी है हमको कि वो सारी पूरी पूरी नाप की पूर्ण संख्या में, यानी कि पूरी पूरी टाइलें लगाई जाए। ऐसा नहीं कि लास्ट में कुछ जगह बचे तो आधी टाइल को आधा कट करके लगाना पड़े, ऐसा नहीं। पूर्ण संख्या में पूरी पूरी टाइल, अगर 5 लग रही है तो पूरी 5, 5.5 नहीं। ठीक, तो इस टाइप से पूर्ण संख्या में कितने वर्गाकार टाइलें बिछाने होंगे, कितने वर्गाकार टाइलें बिछाने होंगे, वर्गाकार हमसे पूछा है, वर्गाकार टाइलें। ठीक, तो इस टाइप का सवाल करने के लिए क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एक टाइल की भुजा निकाल लेंगे। एक टाइल की भुजा निकाल लेंगे कि कितने मीटर की एक टाइल की भुजा है, वर्गाकार टाइल की एक भुजा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? जो कमरे की लंबाई और जो चौड़ाई दे रखी है, इस लंबाई और चौड़ाई का महत्तम समावर्तक यानी कि मासा निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो अधिकतम लंबाई की कितनी टाइल लगेगी तो इसका मासा ही निकालेंगे, तभी पता चलेगा। तो इसलिए वर्गाकार टाइल की भुजा, वर्गाकार टाइल की अधिकतम भुजा, अधिकतम माप की भुजा, यानी कि उस भुजा की अधिकतम माप कितनी होनी चाहिए, वो कैसे निकलेगी? इस 20 और 15 का मासा निकाल, यानी कि इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई का जब मासा निकालेंगे तो वही मासा जो है उस टाइल की अधिकतम माप होगी। तो 20-15 का मासा निकाल लेंगे, 15 से 20 में डिवाइड कर देंगे, 15 एकम 15 कितना बचे? 5 बचे। फिर 15 में डिवाइड कर देंगे तो 5 दिया 15 कट गया, लास्ट में 5 बचा। इसका मतलब कितना आ गया? 5 मीटर आ गया। यानी कि जो टाइल, एक टाइल की अधिकतम भुजा, कितनी अधिकतम माप वाली भुजा जो है कितनी होगी? 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर उस टाइल की अधिकतम भुजा होगी। अब चूंकि टाइल वर्गाकार है इसलिए 5 मीटर लंबाई की और 5 ही मीटर चौड़ाई की टाइल लगेगी कमरे में। ठीक है, अब एक टाइल की भुजा तो ये हो गई, इसलिए वर्गाकार टाइल की अधिकतम माप की भुजा कितनी हो गई? 5 मीटर हो गई। अब इस 5 मीटर भुजा वाली वर्गाकार कितनी टाइलें इस कमरे के फर्श पर लगेंगी वो कैसे पता करेंगे? कि फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फर्श कैसा है? आयताकार है। तो फर्श का क्षेत्रफल निकाल के एक वर्गाकार टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कि कितनी टाइलें लगेंगी। ठीक, इसलिए टाइलों की संख्या, इसलिए टाइलों की संख्या बराबर आयताकार, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि जब कमरा की लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो आयताकार हुआ, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटे आयताकार फर्श के क्षेत्रफल में एक वर्गाकार टाइल का कितना क्षेत्रफल है उससे डिवाइड करेंगे। तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। अब आयताकार का फर्श, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 20 मीटर और 15 मीटर, तो यानी कि 20 गुणा 15 बटे एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। वर्गाकार टाइल की भुजा कितनी है? 5 मीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 गुणा 5। ठीक, तो 5 और 20 हो गया, 5 दिया 15, ये भी कट गया, 4 दिया 12, यानी कि 12 टाइल लगेंगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि उस कमरे में कितनी टाइल, पूरी पूरी टाइल लगेंगी? 12 टाइलें पूरी पूरी लगेंगी। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 14 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 14 और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक, 14वां सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, यानी कि दो संख्याएं हैं जिनका हमें योग दे दिया 136, अंतर दे दिया 8 और मासा दे दिया 8। तो संख्याएं बताओ।
ठीक है। यानी क्या क्या दिया है, दोनों संख्याओं का योग दिया है, अंतर दिया है और उन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि मासा दिया है, एचसीएफ दिया है 8। ठीक है, तो वो संख्या हमसे पूछिए वो संख्या कौन कौन सी है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस मासा की सहायता से, मासा हमको कितना दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है इसका, दोनों संख्याओं का 8 दे रखा है। तो इस मासा की सहायता से हम वो संख्याएं इसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और संख्याएं निकाल लेंगे। जब हम किसी संख्याओं के मासा में जब एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या आ जाती है। ठीक है, तो हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं के, तो पहली संख्या आ गई। कितनी संख्या है ये कितनी संख्याओं का मासा है, ये 2 संख्याओं का मासा है, इसलिए पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या बराबर होगी, इसमें कांस्टेंट 8 एक्स से गुणा कर दें या के ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ एक्स ले लेता हूँ, तो पहली संख्या हमारी 8x हो गई और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी, इसमें कोई दूसरा कांस्टेंट ले लेंगे, दूसरा कांस्टेंट। जब पहला कांस्टेंट लेंगे तो 8x और दूसरा एक y ले लेते हैं तो ये 8y। यानी कि इस मासा में जब 2 अलग अलग कांस्टेंट लेंगे तो 2 अलग अलग संख्याएं निकल आएंगी। ठीक, अब क्या करेंगे कि हमके क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग 136 है, तो दोनों संख्याओं का योग 136 है, तो चूंकि दोनों संख्या यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 136, तो इसलिए 8 कॉमन ले लें। तो जब 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ x + y बराबर 136 आ गया। 8 से काट देंगे, 8 की माड़ा 8 सत्ते 56 कट गया, यानी कि x + y बराबर आ गया 17। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब दूसरा क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है 8, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे, यानी कि 8x - 8y बराबर 8। तो यहाँ 8 कॉमन फिर ले लेंगे, x - y बराबर 8, 8 एकम 8 से कट गया, यानी कि x - y बराबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, जब दोनों एक x + y में समीकरण आ गई, एक x - y में समीकरण आ गई, तो दोनों समीकरण को जोड़ के हम x और y के मान निकाल लेंगे। तो इसलिए x + y बराबर कितना, 17, x - y बराबर कितना, 1। तो इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये x y कट जाएंगे, यानी कि 2x बराबर 18 हो गए, 2 × 18, यानी कि x बराबर 9 मिल गया। और x का मान उठा के, ये x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, x का मान उठा के 1 में रख दो, तो x + y बराबर कितना है, 17 है, x कितना है 9, तो 9 रखेंगे, y बराबर 17, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 17 - 9, तो y बराबर कितना हो गया, 8। ये y की वैल्यू, जब x y दोनों की वैल्यू पता चल गई तब हम संख्या दोनों निकाल लेंगे। तो पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या बराबर कितनी है, 8x है, तो 8x बराबर 8 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 9, तो बराबर 8 × 72। अब दूसरी संख्या निकाल लेंगे, दूसरी संख्या कितनी है, 8y, तो ये 8y, y की वैल्यू कितनी आई, 8, तो 8 × 8 बराबर 64। इसलिए 2 संख्याएं कौन कौन सी आ गई, 2 संख्याएं, एक हमारी 72 आ जाएगी और एक आ जाएगी 64, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक 72 है और एक 64 है, जिनका अंतर योग 36 है, अंतर 8 है, और इन दोनों का मासा कितना होगा, 8 होगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, अब जो वीडियो का अंतिम जो सवाल था 14वां, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है टॉपिक में लेके फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक इस सवालों की जो है, जो आज मैंने इंपॉर्टेंट सवाल जो कराए हैं, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट में जो टॉपिक लेके आऊँगा जो है वो त्रिकोणमिति का टॉपिक लेके आऊँगा। आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी तरीके से, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो का, अब मैं जो कुछ टॉपिक इस टाइप के टॉपिक पे वीडियो पहले लेके आऊँगा जो टॉपिक थोड़े से हार्ड हैं, जो बच्चों को थोड़े से हार्ड लगते हैं, जैसे त्रिकोणमिति पहले। अब मैं त्रिकोणमिति का नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो त्रिकोणमिति का लेके आऊँगा। ठीक, तो इसी आशा के साथ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और तैयारी करते रहेंगे। ठीक, अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।